हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसेसरी वर्ड्स जिसमें हमने सेपल्स, पेटल्स एंड टेपल्स ये जो है इनके बारे में आपको मैंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी थी। आज हम करेंगे एसेंशियल वर्ड्स। आज हमारा टॉपिक होगा एसेंशियल वर्ड्स। तो एसेंशियल वर्ड्स क्या थी? ये जो वर्ल्स वर्ड है, याद रखना ये वर्ल्स जो है ये मॉडिफाइड लीव्स के लिए टर्म यूज की जाती है, मॉडिफाइड लीफ के लिए। तो मॉडिफाइड लीफ जब मैंने ये टर्म यूज कर ली, इससे आप क्या समझोगे? जो ये हमारे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, टेपल्स हैं, और एसेंशियल वर्ड्स में कौन आते हैं? हमारे स्टेमन और कार्पल या पिस्टल, मतलब ये सारे जो हैं ये मॉडिफाइड लीफ है। पहली बात आपने ये याद रखनी है, नीट में काफी बार ये पूछा गया है कि जो स्टेमन है, स्टेमन इज अ मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है, याद रखना। तो एसेंशियल वर्ड्स को एसेंशियल क्यों बोला गया, या एसेसरी वर्ड्स को एसेसरी क्यों बोला गया? एसेसरी इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमारी एसेसरी वर्ड्स है, कौन सी थी? सेपल्स और पेटल्स, वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती, वो कोई गैमीट बनाने में उनका कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, कौन सी है एसेंशियल वर्ड्स? स्टेमन, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और पिस्टल या दूसरा नाम क्या है पिस्टल का? कार्पल, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर का। तो एसेंशियल वर्ड्स में को एसेंशियल क्यों बोला गया? क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में जो है इनका फंक्शन है, मतलब ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो जो एसेंशियल वर्ड्स में पहला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंड्रोशियम। पहला हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम, और मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोशियम है वो क्या है? प्लूरल टर्म है स्टेमन्स के लिए। स्टेमन जो है वो एक सिंगुलर टर्म है, मतलब अगर एक सिंगल आप स्ट्रक्चर लोगे तो स्टेमन बोलना है, अगर बहुत सारे स्टेमन्स को आप कंबाइंड टर्म देना चाहते हो तो एंड्रोशियम टर्म जो है यूज की जाती है। तो सिंगुलर क्या है? स्टेमन, ठीक है, और ये एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो स्टेमन है इसके लिए एक टर्म और आपको पता होनी चाहिए। देखो, जितनी टर्म्स आपको पता होगी उतनी आपको थ्योरी समझने में आसानी होगी। स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी इनको कहा जाता है। क्यों? देखो, ये जो फिल वर्ड है PHYL या डबल L, जो फिल वर्ड है इसका मतलब होता है लीफ, और माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमीट के लिए टर्म यूज की जाती है। मेल गैमीट के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? माइक्रोस्पोर। तो वो लीफ जिसमें मेल गैमीट बन रहा है, मतलब माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो हो गया ना माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे ही जहां पे फीमेल गैमीट बनेगा उसको बोलेंगे हम मेगास्पोरोफिल, क्योंकि फीमेल गैमीट के लिए टर्म यूज होती है मेगास्पोर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो, जो स्टेमन है इसकी नॉर्मल लोकेशन क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इनर टू कोरोला। जो हमारे कोरोला एसेसरी वर्ड्स थे उसके अंदर की साइड जो है स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ये सारा आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब एक स्टेमन जो है उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर हम यहां बनाते हैं। तो ये एक मैंने स्टेमन की टिपिकल डायग्राम बनाई है। अब ये स्टेमन में ये पार्ट क्या है? ये है फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, और ये फिलामेंट अटैच्ड किस पे होगा? यहां नीचे क्या पार्ट था? थैलमस, या इसको बोला था हमने रिसेप्टेकल, थैलमस या रिसेप्टेकल। और ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड पेडिसल। ये आपको सारा मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। अब जो हमारे स्टेमन है इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज फिलामेंट एंड द अदर इज एंथर।
ठीक है। फिलामेंट और एंथर जो है ये दोनों को मिला के हम स्टेमन बोलते हैं। देखो जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसे का ऐसा आपने नोटबुक में आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया है बिना नोट्स के लेक्चर देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा। हमारे जो नोट्स बनेंगे वो बहुत डिटेल में बनने वाले हैं। आपका 90% अबव जो सिलेबस है, थ्योरी वाइज बोलो या नीट के हिसाब से बोलो, 90% अबव जो सिलेबस है आपका नोट से क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो 100% सिलेबस आपका कवर करवा ले। आपकी हर एक बुक या जो कोई अच्छे नोट्स आपने बना लिए वो 90% अबव ही आपका जो है कंसेप्ट क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद जो बाकी के 10% रह गए वो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आराम से बैठ के साफ सुथरे नोट साथ साथ में आपने बनाने हैं। ये हो गया। अब ये आ गया फिलामेंट और एंथर। अब नीट में एक क्वेश्चन आया है एक बार कि ये जो फिलामेंट है इसके दो पार्ट्स हैं। एक वो जो थैलेमस के साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। और ये जो दूर है, थैलेमस से दूर है, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। तो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंथर जो है वो कहां अटैच्ड है, तो एंथर इज अटैच्ड टू डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। ठीक है, ये याद रखना है। फिर एक और चीज है, ध्यान से समझो। आपका जो एंथर होता है, आपका जो एंथर होता है वो यूनिलोब्ड भी हो सकता है, सिंगल लोब भी हो सकता है, या दो लोब से बना हो सकता है। जो एंथर है अगर ये एक लोब से बना हो, ये लोब क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा, ये एक लोब से बना हो तो इसको बोलते हैं मोनोथीकस, मोनोथीकस एंथर। और अगर ये एंथर जो है दो लोब से बना हो, टू लोब्स आर प्रेजेंट, तो इसको बोला जाता है डायथीकस एंथर। याद रखने वाली बात क्या है यहां पे कि जो ये डायथीकस एंथर है ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। मतलब ज्यादा करके जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें डायथीकस एंथर आपको मिलता है। मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। और जो ये मोनोथीकस एंथर है ये स्पेशली आपको मालवेसी फैमिली में मिलता है। या आप साइड पे बनाना अच्छे से, मालवेसी फैमिली में आपको मिलता है। और मालवेसी फैमिली में अगर कोई एग्जांपल आप याद करना चाहो तो कॉटन, तो मतलब जो कॉटन का एंथर होगा वो मोनोथीकस एंथर होगा। ये सिंपल सा आपको एक मैंने स्टेमन की या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावर का होता है उसकी डायग्राम आपको मैंने समझाई है। इसके बाद और चीज क्या समझनी है हमने कि ये वन लोब या टू लोब का मतलब क्या है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो एक लोब होता है एंथर का वो ऐसे होता है जिसमें कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ऐसे दो कंस्ट्रिक्शंस मिलके एक लोब बनाता है। ठीक है, ये एक लोब हो गया। और ऐसे ही दूसरा लोब ऐसे अटैच्ड होगा, दूसरा लोब ऐसे अटैच्ड होगा। तो देखो ये जो है ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में ऐसे दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मालवेसी फैमिली में ऐसे सिंगल लोब प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद भी आपने एक चीज समझनी है कि अगर मैं इस एंथर का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लूं, इस एंथर को मैं ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के फिर ये व्यू देखें हम, दिस इज कॉल्ड ट्रांस सेक्शनल व्यू। मतलब किसी चीज को आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट करना है और फिर ये व्यू देखना है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो अगर इस एंथर का आपको मैं ट्रांस सेक्शनल व्यू दिखाऊं तो ये एंथर कैसे दिखेगा।
आपको जो एंथर है कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसे ट्रांससेक्शनल मतलब हॉरिजॉन्टली काट के। अब ये व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। अब ये एक लोब आ गया, दो लोब थे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये आ गया, है ना। इसको ऐसे काटा तो जब आप ट्रांससेक्शनल व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सा दिख रहा है ये, जिसमें ऐसे 4 मार्जिन्स बने हुए हैं, तो इसको हम ट्रांससेक्शनल व्यू कहते हैं। और एंथर का ट्रांससेक्शनल व्यू कुछ ऐसा दिखता है, कब? जब एंथर बाइलोब्ड हो, ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट हो। तो ये जो है पूरा, ये वो एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है। ये क्या है? लोब। एक ये लोब है, ये दूसरा लोब है। अब इन लोब्स में क्या होता है, कुछ स्पेसेस होती हैं, कुछ स्पेसेस होती हैं जिसमें कुछ सेल्स होते हैं, और फ्यूचर में ये सेल्स जो हैं पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। फ्यूचर में ये सेल्स क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इन सेल्स का नाम क्या है, इसमें से पोलन ग्रेन कैसे बनता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखो, कुछ टर्म्स क्लियर करो कि ये एरिया जहां पे फ्यूचर में पोलन ग्रेन बनने वाले हैं, मेल गैमीट बनने वाला है, और मैंने आपको बताया था मेल गैमीट के लिए और क्या टर्म यूज करते हैं हम? माइक्रोस्पोर। तो इस एरिया में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो इस एरिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। वो जगह जहां फ्यूचर में माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन बनने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम। और आपको यहां पे दिख रहा है कि कितने माइक्रोस्पोरेंजियम्स एक एंथर में हैं? 4। तो नॉर्मली जो हमारा डाइथिकस एंथर होता है, मतलब जिस एंथर में 2 लोब्स होते हैं, वो नॉर्मली टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है क्योंकि 2 लोब्स है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होने, इस लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होने, तो दोनों लोब में मिला के 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम वाले एंथर को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। डन। और अगर मोनोथीकस एंथर हो, मोनोथीकस एंथर हो, तो वो नॉर्मली कैसा होगा? उसमें सिर्फ ये एक लोब होगा और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, तो उसको बोलेंगे हम बायस्पोरेंजिएट एंथर। बायस्पोरेंजिएट एंथर, ठीक है। इतना समझ आ गया? ये हो गया सिंपल कि हाँ, डाइथिकस एंथर क्या होता है, मोनोथीकस एंथर क्या होता है। डाइथिकस एंथर जो होता है वो नॉर्मली टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, और मोनोथीकस जो है वो बायस्पोरेंजिएट होता है। इस पे बिल्कुल नॉर्मली बहुत बार जो है इस टेट्रास्पोरेंजिएट और बायस्पोरेंजिएट पे नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से इसको समझ लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमें एक नॉलेज और होनी चाहिए एंथर के टाइप्स के ऊपर। तो अगला यहां पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ एंथर। एंथर की बहुत सारी टाइप्स हैं, किस बेसिस पे आप उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उस बेसिस पे अलग अलग टाइप्स बन जाएंगी। आपको पता है जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है उस बेसिस पे जो है अलग अलग टाइप्स बनती हैं। तो ये किस बेसिस पे बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं कि जो एंथर है उसके साथ फिलामेंट कैसे अटैच्ड है। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है? ऑन बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद एंथर, कि एंथर के साथ फिलामेंट कैसे अटैच्ड है, उस बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन बनाई है।
तो देखो नॉर्मली ये एंथर है और इस एंथर की इस बेस के साथ अगर फिलामेंट अटैच्ड हो, इस बेस के साथ अगर फिलामेंट अटैच्ड हो तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ बेसी फिक्स्ड एंथर, बेसी फिक्स्ड एंथर। तो बेसी फिक्स्ड एंथर में क्या होगा, एंथर इज अटैच्ड, एंथर इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ एंथर, सॉरी फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ एंथर, सिंपल, फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ एंथर। उसके बाद दूसरा है हमारा डॉर्सी फिक्स्ड एंथर। देखो कोई भी सरफेस है, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो ये हमारा वेंट्रल सरफेस होती है और ये हमारी डॉर्सल सरफेस होती है। नॉर्मली वेंट्रल और डॉर्सल कैसे बनती है, देखो ये क्लासिफिकेशन हुई है जो फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो जैसे जानवर होते हैं। तो जो सरफेस जमीन की तरफ होती है, जो सरफेस जमीन की तरफ होती है उसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, और जो सरफेस ऊपर की तरफ है उसको हम डॉर्सल सरफेस कहेंगे। तो अगर हम चार पैरों पे ऐसे होंगे तो ये सरफेस हमारी नीचे आएगी तो ये वेंट्रल सरफेस है, और ये सरफेस ऐसे ऊपर की तरफ होगी तो ये डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, अब प्लांट्स में ये अगर डॉर्सल साइड पे अटैच्ड है, यहां पे प्लांट्स में डॉर्सल और वेंट्रल कैसे होगा, जो मेन एक्सिस होती है स्टेम्प की जो उसकी तरफ हो वो वेंट्रल, जो स्टेम्प की एक्सिस से दूसरी तरफ है दैट विल बी डॉर्सल। ठीक है, और जो जैसे लीफ, अगर लीफ की बात करें तो लीफ जो है ये ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है, तो ग्राउंड की तरफ जो फेस करता है वो डॉर्सल, जो ऊपर कर रहा है वो वेंट्रल। ऐसे ही इसकी साइड्स भी बनती हैं। तो अगर ये डॉर्सल साइड पे अटैच्ड हो फिलामेंट तो इसको बोलते हैं डॉर्सी फिक्स्ड एंथर, डॉर्सी फिक्स्ड एंथर। तो फिलामेंट इज अटैच्ड टू डॉर्सल साइड ऑफ एंथर। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर अगर फिलामेंट ऑल अलोंग द एंथर लोब, मतलब पूरे लोब के साथ ऐसे फिलामेंट अटैच्ड हो तो इसको बोलते हैं हम एडिनेट एंथर, एडिनेट एंथर। तो एडिनेट एंथर में क्या होगा, फिलामेंट is attached all along the एंथर लोब, इसको बोलते हैं हम एडिनेट एंथर। फिर फाइनली एक आता है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है, वर्सेटाइल एंथर। दिस इज वर्सेटाइल एंथर। देखो वर्सेटाइल एंथर क्या होता है, जो हमारे एनिमोफिलस फ्लावर हैं जो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, अगर 1 मिनट का ना हुआ ना, अब देख लो 19 मिनट 18, ये दिख रहा है तुम्हें 8 मिनट का है अभी। 8 मिनट मतलब तुम्हें नहीं पता चलता, तुम क्यों इशारे करते हो? 8 मिनट का लेक्चर है अभी, चुप रहना। हाँ जी मैम। अगला जो है हमारा वो है वर्सेटाइल एंथर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, नीट में पूछी गई है। इसको बोलते हैं हम वर्सेटाइल एंथर। देखो वर्सेटाइल एंथर होता क्या है कि नॉर्मली जैसे ये 2 लोब्स हैं, ठीक है, ये एक एंथर है, ये एंथर फिलामेंट के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो जैसे भी हवा आती है ये एंथर ऐसे हिलने लगता है। तो इससे क्या होगा, जो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर
डेहिसेंस हो जाती है, इसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ पोलन, मतलब पोलन ग्रेन का एंथर को वॉल को रप्चर करके बाहर आने को वर्ड दिया गया है डेहिसेंस। ठीक है, तो वर्सेटाइल एंथर समझ आ गया, मतलब वो इसमें जो फिलामेंट है वो ऐसे अटैच्ड होगा और जिसके कारण एंथर सीसॉ मूवमेंट कर पाएगा। सीसॉ मतलब ऐसे ऐसे हिलेगा जिसके कारण अंदर के पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारे एनीमोफिलस फ्लावर्स में। एनीमोफिलस फ्लावर्स में, एनीमोफिलस फ्लावर्स क्या होते हैं? जहां पे पॉलिनेशन कैसे हो? विंड से, पॉलिनेशन बाय विंड। जहां पे पॉलिनेशन होती है विंड से उसको बोलते हैं हम एनीमोफिलस फ्लावर। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब देखो एक चीज याद रखना, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और जो एजेंट होंगे उनको बोलते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है? विंड। और ऐसे फ्लावर्स जहां पे विंड से पॉलिनेशन हो उसको बोलते हैं हम एनीमोफिलस फ्लावर्स। तो ये हमारा एंथर हो गया। अब देखो इसमें हमने पढ़ना क्या है कि जो एंथर वॉल है, जो एंथर वॉल है, एंथर वॉल क्या था? ये ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का, ये वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एंथर वॉल। तो अगला टॉपिक हमारा होगा इस एंथर वॉल के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एंथर वॉल और उसके बाद क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अगला पार्ट हमारा वो होगा। ठीक है, थैंक यू।